कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से, प्रियांशु, राहुल, विकास और अरुण। जनवरी का महीना था और ठंड अपने पूरे जोर पर थी। चारों ने अचानक योजना बनाई कि वे 2 जनवरी की रात को त्रिउंड ट्रैक के लिए निकलेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत कांगड़ा धर्मशाला क्षेत्र में स्थित है। रात के 11 बजे सभी चारों दोस्त चंडीगढ़ से सोने वाली बस में बैठ गए। जैसे जैसे बस हाईवे पकड़ती गई, दोस्तों का उत्साह बढ़ता गया। सीटों पर लेटे हुए भी वे लगातार बातें कर रहे थे, कभी ट्रेकिंग की योजना, कभी चोटी पर जाकर फोटो लेने की मजेदार बातें, कभी बर्फ में खेलने की योजना। रास्ते में एक ढाबे पर बस रुकी। बाहर कड़क ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सड़क किनारे की गर्म चाय ने ठंड को पल भर में कम कर दिया। चारों दोस्त चाय पीते हुए हंसते मुस्कुराते अपनी मंजिल की बातें करते रहे। चाय पीकर बस फिर पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी। रात के 2:30-3 बजे बस असामान्य तेजी से गहरी घाटियों के बीच से गुजर रही थी। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और ऊपर से लगातार छाई धुंध। पूरा माहौल थोड़ा डरावना लग रहा था। विकास और अरुण तो कब के नींद में डूब चुके थे, लेकिन प्रियांशु और राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। वे खिड़की से बाहर झांकते हुए पहाड़ियों की रात का नजारा देख रहे थे। कहीं दूर पहाड़ी गांवों की टिमटिमाती रोशनी, कहीं सड़क पर फैली धुंध और बस की हेडलाइट में उभरती पहाड़ी चट्टानें। धीरे धीरे दोनों को भी नींद आ गई। जब उनकी आंख खुली तो बाहर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। बस धर्मशाला पहुंच चुकी थी। चारों तरफ पहाड़ों के बीच सफेद बर्फ जमी हुई थी, सड़कें ठंडी हवा से सनसनाती हुई थीं और आसमान हल्का नीला सा था। कुछ ही देर बाद बस एक पेट्रोल पंप पर रुकी, यहीं उन्हें उतरना था। त्रिउंड तक पहुंचने के लिए अब उन्हें आगे एक टैक्सी लेनी थी। और उन्हें क्या पता था कि असली डरावनी रात अभी शुरू ही होने वाली है। पेट्रोल पंप पर उतरते ही ठंडी हवा ने चारों दोस्तों को हिला दिया। उनकी सांसें धुंध की तरह बाहर निकल रही थीं। चारों ओर हल्की बर्फ जमी हुई थी और सड़क रात के अंधेरे में और भी सुनसान लग रही थी। प्रियांशु ने जैकेट की जिप ऊपर तक खींची और बोला, भाई ठंड बहुत है, जल्दी टैक्सी पकड़नी होगी। राहुल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। थोड़ी दूरी पर एक पुरानी सफेद अल्टो खड़ी थी। उसके पास एक बूढ़ा ड्राइवर खड़ा था, मोटा कोट पहने, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में हल्की सी सुस्ती। लेकिन उस सुस्ती में कुछ अजीब था, जैसे वह चारों का इंतजार कर रहा हो। राहुल बोला, भाई त्रिउंड तक चलेगा? ड्राइवर ने धीरे सिर हिलाया। हाँ चलो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सुनकर अजीब ठंडक महसूस हो रही थी। चारों दोस्त टैक्सी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। रास्ता और संकरा होता गया। दोनों तरफ घना जंगल था। ऊपर से ठंडी हवा की चीखती हुई आवाजें आ रही थीं। रास्ते में शायद ही कोई और गाड़ी दिखाई दे रही थी, केवल टैक्सी की हेडलाइट्स और चारों ओर का सन्नाटा। जैसे जैसे अल्टो पहाड़ों में ऊपर चढ़ रही थी, माहौल और भी अजीब लगने लगा। अरुण, धीरे भाई, यह रात बहुत ही चुपचाप है। विकास, भाई मैं खिड़की से बाहर भी नहीं देख रहा, डर लग रहा है। प्रियांशु और राहुल बाहर देख रहे थे। जंगल काला पड़ चुका था। दूर दूर पेड़ों के बीच बर्फ चमक रही थी। अचानक ड्राइवर ने गाड़ी की गति कम कर दी। राहुल ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ अंकल? ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, यहाँ रात को संभल कर चलना पड़ता है। इस रास्ते पर अजीब चीजें होती हैं। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। प्रियांशु, अजीब चीजें? कैसी अजीब? ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की मुस्कान दी।
और वह मुस्कान अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। गाड़ी धीरे धीरे एक सुनसान मोड़ पर पहुंची। वहां एक टूटा हुआ पत्थर और सड़क के किनारे एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी थी। झोपड़ी के दरवाजे पर कोई लाल रंग की चीज हवा में हिल रही थी। अरुण घबराकर बोला, भाई यह जगह कैसी है? ड्राइवर ने कहा, इस जगह लोग रात को नहीं रुकते, कभी कभी कोई परछाई दिखती है। चारों दोस्त डर के मारे सन्न रह गए। तभी गाड़ी ने अचानक जोर से झटका खाया। सामने सड़क पर कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई इंसान या परछाई। राहुल कांपते हुए बोला, अंकल कोई खड़ा है आगे। ड्राइवर ने धीमे से कहा, मैं जानता हूं, इस रास्ते पर वही हमेशा दिखाई देता है। चारों दोस्तों की रूह तक कांप गई। टैक्सी अब उस सुनसान पहाड़ी मोड़ पर पूरी तरह रुक चुकी थी। बाहर हवाएं तेज थीं और बर्फ के बीच का सन्नाटा कानों को चुभ रहा था। सामने खिड़की के शीशे पर किसी के पंजों के खरोंच के काले निशान चमक रहे थे। निशान इतने गहरे थे कि मानो किसी ने पत्थर पर नाखून घिसे हों। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। राहुल डरते हुए, भाई वो परछाई कहाँ चली गई? प्रियांशु कुछ बोलने वाला था कि तभी तप 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 गाड़ी की छत पर किसी के कूदने जैसी आवाज आई। अरुण ने घबराकर सिर ऊपर कर लिया। भाई कोई छत पर चढ़ गया है, विकास ने दबी आवाज में कहा। मत देखो ऊपर, कुछ तो गलत हो रहा है। ड्राइवर अब भी आगे की ओर ही देख रहा था। उसकी गर्दन अकड़ी हुई, चेहरा कठोर और भावहीन, जैसे डर उसके भीतर बचा ही न हो। राहुल ने फिर पूछा, अंकल क्या कोई इंसान छत पर है? ड्राइवर की आवाज भारी और ठंडी थी। इंसान नहीं, इंसानी दुनिया की चीज नहीं। चारों दोस्त यह सुनकर हिल गए। अचानक गाड़ी फिर से जोर से हिली। धड़ाम, सीटें कांप गईं, दरवाजे चरमराए और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य चीज गाड़ी को पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींच रही हो। प्रियांशु का माथा पसीने से भीग चुका था। ड्राइवर ने पहली बार पीछे देखा और फिर चिल्लाया, सब सिर नीचे कर लो, अभी इसी पल। चारों ने तुरंत सिर झुका लिए। अब छत पर रेंगने जैसी आवाज आ रही थी। खर खर खर, जैसे कोई गाड़ी के ऊपर चलने नहीं बल्कि सरकने की कोशिश कर रहा हो। अरुण की आंखों से आंसू बहने लगे। भाई हमसे गलती हो गई, हमें नहीं आना चाहिए था। तभी पीछे की खिड़की से फिर एक गहरी ठंडी फूंक अंदर आई। ऐसी फूंक जिसमें सांस जैसी आवाज भी शामिल थी। हर हर हर। गाड़ी के भीतर का तापमान अचानक शून्य से भी नीचे गिर गया था। ठंड इतनी गहरी कि शरीर कांप रहा था, लेकिन आवाजें जम चुकी थीं। प्रियांशु और राहुल को लगातार महसूस हो रहा था कि कोई गाड़ी के बिल्कुल पीछे खड़ा है, उन्हें देख रहा है। लेकिन वे पलट नहीं सकते, क्योंकि इसी में उनकी जान बची थी। गाड़ी की छत अभी भी हल्के हल्के कंपन से चरमरा रही थी, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर भी चारों दोस्तों के मन में डर ठंड की तरह गहराई तक बैठ चुका था। ड्राइवर ने कांपते हुए गाड़ी का पिछला शीशा देखने की हिम्मत दिखाई। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखों में घबराहट की लहर दौड़ गई। उसकी आवाज गंभीर और धीमी थी, जो भी था अभी पीछे से पूरी तरह गया नहीं है। वह केवल दिखाई देना बंद हुआ है, लेकिन मौजूद अभी भी यही है।
राहुल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। विकास के हाथ कांप रहे थे। अरुण डर से सुन्न हो चुका था और प्रियांशु के भीतर बेचैनी अजीब तरह से उमड़ रही थी, जैसे कोई भारी रहस्य उसके बहुत करीब आ चुका हो। गाड़ी अब धीरे धीरे पीछे की ओर लुढ़कते हुए उस मोड़ से दूर जा रही थी। सड़क पर बर्फ की मोटी परत थी और गाड़ी के पहिए रुक रुक कर फिसल रहे थे। तभी घने देवदार के जंगल के भीतर एक हल्की पीली सी रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। प्रियांशु ने गौर से देखते हुए पूछा, अंकल, जंगल में वह धीमी रोशनी कैसी है? ड्राइवर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह कोहरा से ढका हुआ धौलाधार रेंज के रास्ते का पुराना मंदिर है, पर वह केवल एक निशानी है, परछाइयों का जन्मस्थान नहीं। गाड़ी अब पेट्रोल पंप के पास से पीछे वाली सड़क को हटाते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगी थी। चारों दोस्तों के पास कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा था। रात का अंधेरा, बर्फ की चादर और जंगल की निस्तब्धता, सब मिलकर यह बता रहे थे कि यह यात्रा अब आम नहीं रही। यह एक ऐसी रात बन चुकी थी जिसने उन्हें चुन लिया था, और अब पीछे देखना उनके लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती थी। गाड़ी अब धीरे धीरे नीचे वाले मार्ग पर लौट रही थी, लेकिन रात पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। हवा की सनसनाहट तेज हो चुकी थी, जैसे पहाड़ खुद चेतावनी दे रहे हों। एक अनदेखी उपस्थिति अब भी उनके साथ चल रही थी, बस आंखों से ओझल थी। राहुल की आवाज कांपती हुई निकली, अंकल, वह आकृति हमें क्यों दिखाई दे रही थी? आखिर उसने हमें ही क्यों चुना? ड्राइवर ने धीमे से जवाब दिया, कुछ आत्माएं बदले की आग में नहीं जलती, वे बस राह भटकाने में निपुण होती हैं। जो डरता है वह बचने के लिए दौड़ता है, और जो नहीं डरता वही सबसे जल्दी उनकी पकड़ में आता है। यह सुनकर प्रियांशु की निगाहें सामने बर्फ से ढकी सड़क पर जम गईं। तभी अचानक गाड़ी के नीचे बर्फ पर घिसटने की तेज आवाज आई। ड्राइवर ने ब्रेक दबा दी, लेकिन इस बार गाड़ी बंद नहीं हुई, बस एक गंभीर झटका खाकर रुकी। अरुण फुसफुसाया, भाई, लगता है कुछ हमारे बहुत करीब से गुजरा है। विकास ने डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन इस बार उसने कोई चीख नहीं लगाई। डर अब शब्दों में नहीं बल्कि शांति में बदल चुका था। ड्राइवर ने सामने मंदिर की दिशा में देखकर कहा, हमें वहीं रुकना होगा क्योंकि रात उतर चुकी है और सुबह के बिना यह यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती। चारों दोस्त अब मौन थे, लेकिन उनके मन में एक ही प्रश्न हथौड़े की तरह पड़ रहा था, क्या वे सुबह देख पाएंगे? ड्राइवर ने गाड़ी मंदिर के पास रोक दी और बोला, गाड़ी से बाहर नहीं उतरना जब तक आवाजें पूरा मौन न हो जाएं और आसमान में पहली सुनहरी किरण न उभरे। रात अब अपने अंतिम खेल की तैयारी कर चुकी थी और मित्रों के पास अब केवल सुबह का इंतजार ही बचा था। मंदिर के सामने गाड़ी रुक चुकी थी। दोस्तों के मन में डर अब चीख में नहीं बल्कि भारी खामोशी में बदल गया था। रात अपने सबसे गहरे पहर में थी। आकाश पूरी तरह काले बादलों में उलझा हुआ था और बर्फ पर हवा की आवाज किसी अनजानी भाषा जैसा शोर पैदा कर रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी की बत्ती पूरी तरह बंद कर दी और फिर बोला, अब वही पल आ चुका है जब यह आत्मा आखिरी बार अपनी परीक्षा लेती है। चारों दोस्तों ने सिर झुकाए रखा था, लेकिन उनकी धड़कनें अब भी प्रलय जैसी तेज थीं। तभी अचानक गाड़ी के चारों तरफ बर्फ पर कदमों की आवाज उभरने लगी। धप 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 धप। आवाज इतनी तेज थी जैसे कोई गाड़ी के चारों ओर गोल गोल घूम रहा हो। राहुल और अरुण ने अपने कान बंद कर लिए। विकास सीट में सिकुड़ गया
और प्रियांशु की आंखों में अब भी वह अजीब तेज बची थी जो डर के बावजूद सत्य का सामना करती है। ड्राइवर ने चांदी की घंटी बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर रख दी और जोर से बोला, अगर यह सत्य में राह भटकाने वाली आत्मा है तो अब केवल सत्य की आवाज से ही हटेगी, डर से नहीं। तभी वह सफेद आकृति बर्फ की आड़ से प्रकट हुई, धीरे धीरे, मौन, स्थिर। इस बार वह उल्टी नहीं थी, ना लटक रही थी, ना तैर रही थी। अब वह सीधी खड़ी थी, लेकिन उसके पैर अब भी बर्फ को छू नहीं रहे थे। उसके चेहरे की सफेदी बर्फ से टकराकर और भी चमकी। लेकिन जैसे ही उसने ड्राइवर को घंटी मंदिर की सीढ़ियों पर रखते देखा, वह घबराई नहीं बल्कि रुक गई। फिर हवा में गहरी सी आवाज आई, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ड्राइवर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा रोकने नहीं आता, मैं केवल रास्ता दिखाता हूँ ताकि शिकार खुद वापस लौटने का फैसला कर सके। आकृति पहली बार हिली, जैसे किसी ने उसकी अदृश्य डोरी काट दी हो। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में रंग लौट आया, सफेदी कम हुई और उसकी आवाज भारी से दर्द भरी हो गई। क्या वे बच जाएंगे? ड्राइवर ने उत्तर दिया, अगर वे रात से भागने की बजाय सुबह तक खड़े रहते तो तुम उन्हें कभी नहीं छू पाती। आकृति के गालों पर बहता काला पानी अब काले आंसू नहीं थे, वे दूसरे यात्रियों की भय स्मृति थे। तभी पहली सुनहरी किरण पहाड़ों के पीछे से निकली, कोहरा धीरे धीरे हल्का होने लगा। गाड़ी के शीशे पर खरोंच अपने आप गायब थी। छत सीधी थी, बर्फ पर कोई निशान नहीं। ड्राइवर ने कहा, तुम चारों अब बच चुके हो, क्योंकि तुमने रात को सहा, पीछे नहीं देखा और भागने की जगह स्थिर रहे। चारों ने धीरे धीरे सिर उठाया। सबसे पहले राहुल ने पूछा, अंकल, आप कौन हो? ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। इस बार उसके कदम बर्फ पर पड़े, साफ, गहरे, असली निशान। उसने पीछे मुड़कर कहा, मैं यात्री नहीं, मैं कहानी का रक्षक हूं, जो रात में रास्तों का रखवाला कहलाता है। लेकिन सुबह मैं सिर्फ एक आम आदमी हूं। वह लड़की अब वहां नहीं थी, लेकिन व्यापक बर्फ पर एक छोटा सा लिखा हुआ निशान था, रात से मत डरना, राह से डरना, जो डरकर बदल जाती है। दोस्तों की आंखों में भय भी था, सम्मान भी, और जीवन भर की याद भी। और इस तरह समाप्त होती है त्रिउंड की वह डरावनी रात, जिसने मित्रों को डराया नहीं बल्कि जीवन का सत्य दिखा दिया।